जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पूरी जीवनी, इसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय, इसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध किस प्रकार मजबूत किए, इसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे, इसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक विदेशी यात्री जिसका नाम फाहियान चीन से भारत आया था उसके बारे में। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यह हमारी जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर 77 है। इसी के साथ गुप्त साम्राज्य पर पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर पे फर्स्ट और 2 अलग टॉपिकों पर थे। ये हमारा कंप्लीट रहेगा जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय तो गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का पुत्र था ये चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त की जैसे मृत्यु होती है तो समुद्रगुप्त है, इस समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। एक बड़े का नाम था रामगुप्त, फिर इससे छोटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद में जो ये रामगुप्त है, ये रामगुप्त शासक बनता है। ये इतिहासकारों ने माना है हाल ही में, है ना। तो रामगुप्त शासक बनता है। रामगुप्त शासक बनता है समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद। अब क्या हुआ कि इस रामगुप्त के समय एक शक शासक, यानी कि शक है ना, इस इलाके में शक जो कि हुआ करता था राजवंश, इसका शक शासक है ना, शक शासक इस रामगुप्त पर आक्रमण करता है। शक शासक रामगुप्त पर आक्रमण करता है। आक्रमण करके इस रामगुप्त को शक शासक घेर लेता है, या कहें कि बंदी बना लेता है, घेर लेता है। विदेशी एक शक शासक था। ये शक शासक समुद्र जो कि रामगुप्त पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके रामगुप्त को घेर लेता है। अब घेरने के बाद में जो ये शक शासक था और ये रामगुप्त था, इन दोनों के मध्य जो कि एक समझौता होता है। समझौता भाई, हारने वाला रामगुप्त था तो पूरी बात शक शासक के पक्ष में होगी, इसलिए समझौता हुआ। समझौते में कहा गया कि ये रामगुप्त है ना, रामगुप्त इस शक शासक को धन देगा या कहीं सोना चांदी देगा। इसी के साथ जो रामगुप्त की पत्नी थी, रामगुप्त की पत्नी को भी शक शासक को देना पड़ेगा। यानी कि रामगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, इस रामगुप्त को विदेशी शक शासक को कुछ धन, जिसमें सोना चांदी शामिल था, साथ ही अपनी पत्नी को भी इसके साथ भेजना था। ऐसा समझौता हुआ। जैसे ही ये समझौते की जानकारी इस रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली तो चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा क्रोधित हुए, बड़ा नाराज हुए। लेकिन कर क्या सकते थे, इस वक्त राजा तो रामगुप्त था। इसलिए इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मनाया कि हम आपकी पत्नी या कहीं हमारे भाभी को इस विदेशी शासक के साथ भेज रहे हैं, तो हम इस प्रकार भेजें कि अपने सम्मान पर भी ठेस नहीं पहुँचे। तो इसलिए ये चंद्रगुप्त ने इसको रामगुप्त को मनाया कि हम अपनी जो आपकी पत्नी है या कहें कि मेरी भाभी है, इसको विवाह करके इसे शक शासक के साथ हम भेजेंगे या कहें कि विदा करेंगे। इससे हमारी जो कि सम्मान जो कि बच जाएगा। ऐसा चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि रामगुप्त को मनाता है। अब ये भी शक शासक भी राजी हो जाता है। अब जो रामगुप्त की पत्नी थी, इस रामगुप्त की पत्नी को शक शासक के साथ भेजने के लिए शक शासक के साथ विवाह करवाया जाता है। अब उस समय विवाह के बाद में जो लड़कियां होती थी उसको पालकी में बैठाकर, पालकी इस प्रकार होती थी, नीचे 2 आदमी आगे 2 पीछे उठाकर ले जाते थे वो पालकी। तो ये पालकी के अंदर अब जाने का टाइम हुआ। इस शक शासक के साथ इसकी पत्नी को शादी करके भेजा जा रहा था। तो ये पालकी थी ना, इस पालकी में इसकी पत्नी की जगह जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय लड़कियों का वेश धारण कर या कहें कि शादीशुदा जो महिलाओं वस्त्र पहनती है ना, वो पहनकर
जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है पालकी में बैठ गया, पालकी में बैठकर इस शक शासक के साथ चला गया। जैसे ही अब शक शासक अपने राज्य में पहुंचकर अपनी पत्नी से मिल लेने के लिए आता है ना पालकी में, तो ये क्या करता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने साथ एक खंजर ले जाता है और जैसे ही ये शक शासक इसके नज़दीक आता है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय इस शक शासक को मार देता है, शक शासक को मार देता है, बिल्कुल मार देता है। अब मारने के बाद में अब इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि आपने अपने भाई को कहा कि आपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आपकी पत्नी को इस विदेशियों के हाथ भेज दिया। इसमें से क्रोधित होकर जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना जो बड़ा भाई था जिसका नाम रामगुप्त, जो अपना बड़ा भाई था रामगुप्त, इस रामगुप्त की भी हत्या कर दी। रामगुप्त को भी चंद्रगुप्त द्वितीय मार देता है। मारने के बाद में शासक बन जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और जो ये पत्नी थी ना, इसे रामगुप्त की पत्नी या कहें कि चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी, जिसको इसके साथ भेजा गया था, उसके साथ ये विवाह कर लेता है उसका सम्मान बचाने के लिए। इसी के साथ देखें कि अब चंद्रगुप्त, ये तो कहानी थी। अब चंद्रगुप्त बारे के चंद्रगुप्त जो शासक बन जाता है, अब इसका जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, ये शासनकाल जो कि 375 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन रहता है, जो कि बहुत लंबा टाइम तक ये राजा रहता है, यानी कि 375 25 साल ये और 15 साल ये, तो अना कितने लंबे समय तक ये शासक रहता है। इससे ये प्रमाणित हो जाता है, इतने लंबे समय तक शासक रहा तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि इसने अपने जनता को खुश रखा, या कहें कि जनता के उत्थान के लिए इसने कार्य किया, तभी तो इस जनता ने इसका विरोध नहीं किया, या कहें इसका। इसी के साथ देखें कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक उपाधियां धारण कर रखी थी। अब वो उपाधियां देखें तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण कर रखी थी। सकारी का अर्थ होता है कि शकों का शत्रु, कि मैं शकों का शत्रु हूं, इन शकों का मैं नाश कर दूंगा। अब जो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन उत्तरी भारत के अंदर था, जिसके अंदर कहें कि आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी के साथ राजस्थान, गुजरात वगैरह, यानी कि इन सभी इलाकों पर, इन सभी इलाकों पर जो कि इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हुआ, या कहें कि यहाँ का ये सम्राट राजा बना। इसी के साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी उपाधि धारण कर रखी थी चंद्र की। ये चंद्र की उपाधि है ना, जो कि एक स्तंभ लेख है, महरौली का स्तंभ लेख, जो कि दिल्ली के अंदर है। महरौली या कहें कि लोहा स्तंभ है। इस महरौली के स्तंभ लेख में हमको जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका नाम चंद्र मिलता है और चंद्र इसकी उपाधि भी मिलती है। इसी के साथ जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज की उपाधि भी धारण कर रखी थी, यानी कि भाई ये अपने आप को देवताओं से जोड़ने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि देवराज की उपाधि धारण करने की यहाँ पर कोशिश की है ना इसने। साथ ही ये देवराज की उपाधि है, इसकी जानकारी हमको सांची का जो अभिलेख है, इस सांची के अभिलेख में देखने को मिलती है। इसी के साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्वाधीश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। इसका मतलब यह है कि भाई जो ये उज्जैनी है ना, मध्य प्रदेश के उज्जैनी, इस उज्जैनी पर इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना अधिकार स्थापित किया और इस उज्जैनी को अपने जो कि राज्य की राजधानी बनाई। तो उज्जैनी को, या कहीं गुप्तों की दो राजधानी थी, पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, इस पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त प्रथम ने बसाया था, है ना, या कहीं स्थापित किया था, और गुप्तों की दूसरी राजधानी जो कि उज्जैनी थी, उस उज्जैनी में अपनी राजधानी स्थापित करने वाला ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की उपाधि धारण कर रखी थी, है ना। इसकी जानकारी हमको परवरसेन अभिलेख में देखने को मिलती है। इसी के साथ इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य पे कहा जाता है क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। इसका जो कि कहें कि इसने विक्रमादित्य की उपाधि, जो ये शक शासक है, इन शक शासकों को हराने के बाद में, या कहेंगे शक शासक पर विजय प्राप्त करने के बाद में, इसने जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण कर रखी थी। इससे जो कि परम भागवत इनकी सबसे प्रिय उपाधि थी। इससे यह प्रतीत होता है कि यह परम भागवत जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है ना, परम भागवत, यानी कि यह वैष्णव धर्म का उपासक भी था। इसी के साथ देखें कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का मजबूत, अपने
साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य, अपने पड़ोसी राज्यों, इनको वैवाहिक संबंधों से मजबूत किया। तो देखिए कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का जो कि मजबूत किया। इसके अंदर देखा कि एक नागा, यहाँ पर एक भारत के अंदर एक नागा राजवंश हुआ करता था, नागा राजवंश हुआ करता था। इस नागा राजवंश की राजकुमारी, नागा राजवंश की राजकुमारी जिसका नाम था कुबेर नागा, नाग राजवंश की राजकुमारी जिसका नाम कुबेर नागा था, इस कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया, शादी की, ब्याह किया। ब्याह करने के बाद में इस कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय को एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। प्रभावती गुप्त का ये बार बार पूछा देखने को मिलता है कि जो कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब इस प्रभावती गुप्त का विवाह है ना, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजवंश था, जो मध्य भारत है ना, मध्य भारत, इस मध्य भारत दक्कन के पठार पर यहाँ पर एक वाकाटक राजवंश हुआ करता था। इस वाकाटक राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय, इस रुद्रसेन द्वितीय के साथ इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो प्रभावती है, इस प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती थी, इस प्रभावती का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राजवंश के राजा या कहेंगे राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया था। इसी के साथ जो इसका पुत्र भी था चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसका नाम था कुमारगुप्त। इस कुमारगुप्त का विवाह जो कि कदम राजवंश, यहाँ पर एक कदम राजवंश था, इस कदम राजवंश के शासक का नाम था काकतस वर्मा। इस काकतस वर्मा की पुत्र के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कराया। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि जो इसके आसपास के इलाके इनको ये वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मजबूत किया। इसी के साथ देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कि कुछ विजय भी प्राप्त की या कहीं कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसके अंदर प्रमुख तीन विजय है प्रमुख, जो कि हमको दिल्ली का जो लोहा स्तंभ है इसके अंदर देखने को मिलती है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इस चंद्रगुप्त की विजय के बारे में देखें तो सबसे पहले इन्होंने शक विजय की, यानी कि जो शक राजवंश था, जो कि हमारे कहेंगे गुजरात के इलाके में यहाँ पर एक शक राजवंश हुआ करता था, शक राजवंश। इस शक राजवंश का एक राजा था, शक राजवंश का राजा था जिसका नाम है रुद्रसेन द्वितीय। शक राजवंश का राजा था जिसका नाम है रुद्रसेन तृतीय। इस रुद्रसेन तृतीय को जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराकर जो कि शक वंश की समाप्ति की थी। इसी के साथ जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंग विजय भी की थी, यानी जो आज का बंगाल है, इस बंगाल को भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। यानी कि बंग या कहें कि बंगाल विजय भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। इसी के साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने बल्ख साम्राज्य यानी कि जो आज का कहें कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के इलाके पर यहाँ पर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बल्ख साम्राज्य, या कहें कि बहलविक जो विजय है या कहीं साम्राज्य पर इसने विजय प्राप्त की थी यहाँ पर। इसी के साथ ये अफगानिस्तान में है, जो बल्ख जो साम्राज्य अफगानिस्तान में था। इसकी जानकारी हमको जो दिल्ली के अंदर जो लोहा स्तंभ है या कहें कि मेहरौली का जो स्तंभ है, इस स्तंभ पर हमको इस विजय के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसी के साथ देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुछ सिक्के भी चलाए। तो वो सिक्के क्या थे कि एक सिक्के का प्रकार था धनुधारी प्रकार का सिक्का, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, धनुधारी प्रकार का सिक्का। अब इसे धनुधारी प्रकार का सिक्का है, इसके ऊपर श्री विक्रम लिखा हुआ है। इसी के साथ इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक पर्यक प्रकार का सिक्का चलाया। इस पर्यक प्रकार के सिक्के पर जो कि महाराजा धीराज लिखा हुआ है, यानी कि महाराजा धीराज लिखा हुआ है। इसी के साथ इन्होंने एक सिक्का ध्वजधारी सिक्का भी इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। इस ध्वजधारी सिक्के पर परम भागवत लिखा हुआ है। इसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिन्ह निहंता नामक प्रकार का सिक्का भी चलाया। इस सिन्ह निहंता जो कि प्रकार का सिक्का चलाया, ये जो शकों की विजय के उपलक्ष्य में इसने सिक्के चलाए थे। इसी के साथ जो नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। अब इन नवरत्नों को जो कि कहें कि जो अकबर था, मुगल जो शासक अकबर था, इस अकबर ने भी अपने नवरत्न जो कि बनाए थे। तो कहीं ना कहीं जो ये नवरत्न है ना, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी बनाए थे, या कहीं इनके दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। ये नवरत्न का मतलब 9 प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे, या कहीं कि 9 व्यक्ति जो कि अलग
अलग फील्ड पर जो कि कहें कि सुपर स्टार थे, यानी कि सुपर स्टार थे। जैसे कि कालिदास, कालिदास उस समय जो कि कालिदास था, ये मुख्य नवरत्न था। इसी के साथ दूसरा जो नवरत्न था वह वेताल भट्ट था, वेताल भट्ट। यह वेताल भट्ट जो कि जादू दिखाने वाला कलाकार था। इसी के साथ तीसरा जो नवरत्न कार था वो था धन्वंतरी, धन्वंतरी। यह धन्वंतरी जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था। इसी के साथ जो चौथे नंबर का जो नवरत्न था वो था अमरसिंह, अमरसिंह जो कि नाटकीयकार था, बहुत अच्छा नाटक करता था। इसी के साथ जो पांचवा जो नवरत्नकार था वो था ब्राह्मीर, ब्राह्मीर जो कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ है, ब्राह्मीर जो कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ था। इसी के साथ जो कि अगला है क्षपणक जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषी हुआ है। इसी के साथ वरुचित जो कि प्रमुख व्याकरणकार हुआ है। इसी के साथ अगला 8वें नंबर का है दत्तकर्पर जो कि एक प्रमुख कूटनीतिज्ञ हुआ है कि किस प्रकार हमको युद्ध जीतना है। इसी के साथ शंकु जो कि प्रमुख वास्तुकार हुआ है। अब ये जो भी हमने नाम बताए ये सभी नाम जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, तो इससे प्रमाणित हो जाता है कहीं ना कहीं इसका दरबार बहुत शक्तिशाली था, या कहेंगे योग्य व्यक्ति इसके दरबार में थे। कि नवरत्न कालिदास कितना व्यक्ति, कालिदास जो कि चिकित्सक, ये सभी इसके दरबार में मौजूद थे। इसके बाद में क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार है, इस दरबार में एक विदेशी जो कि कहे विदेशी यात्री आता है। उस विदेशी यात्री का नाम है फाहयान। अब ये फाहयान जो कि चीन का यात्री आता है, चीन का यात्री जो कि फाहयान होता है। अब ये फाहयान का जो अर्थ होता है, जो कि फा का मतलब होता है धर्म, फा का मतलब होता है धर्म, और हयान का मतलब होता है जो कि आचार्य। कि फा का मतलब जो कि चीनी शब्द है, इस फा का मतलब हिंदी में होता है धर्म, और हयान का मतलब हिंदी में होता है जो कि आचार्य, यानी कि धर्म आचार्य। फायान का मतलब होता है धर्म आचार्य। अब ये जो चीन का जो धर्म आचार्य, या कहें कि फायान जो कि भारत का आया था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। या कहें कि भाई बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई, लेकिन चीन में बौद्ध धर्म मानने लग गए थे। वहाँ पर मानने वाले जो भारत के अंदर आते थे, यहाँ पर अध्ययन करते थे। बौद्ध जो कि त्रिपिटक है, या कहें त्रिपिटक है, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनका अध्ययन करते थे। या कहीं जो बौद्ध साहित्य है, इन बौद्ध साहित्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। इसी के साथ जो बौद्ध स्थल है जहाँ जैसे कि बोध गया, इसी के साथ लुम्बिनी, इसी के साथ जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसी के साथ महात्मा बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी के साथ महात्मा बुद्ध को जहाँ महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति हुई। तो उन स्थान जो कि उस समय धार्मिक स्थल थे बौद्धों के, तो इन स्थलों को देखने के लिए या कहीं यहाँ के साहित्यों का अध्ययन करने के लिए जो चीनी यात्री फायान जो कि भारत में आया था आना, इसका जन्म, फायान का जन्म आना चीन के अंदर वंग यांग के अंदर हुआ था। चीन के अंदर एक स्थान जिसका नाम वंग यांग, इसके अंदर इस फायान का जन्म हुआ था। अब ये फायान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, लगभग 399 ईस्वी में भारत में आया था, और 414 ईस्वी में ये चला गया था। यानी कि कुल मिलाकर ये 14 वर्षों तक फायान जो कि भारत के अंदर रहा। इसका फायान का जो बचपन का नाम कंडक था। इसी के साथ ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध स्थलों का देखने के लिए भारत में आया था। इसी के साथ ये भारत के अंदर जैसे कि वैशाली है, वैशाली के अंदर गया, वैशाली के अंदर घूमा, गंधार के अंदर घूमा, है ना, तक्षशिला के अंदर घूमा। इसी के साथ जो पेशावर आज का जो पाकिस्तान है इसके अंदर घूमने के लिए गया। इसी के साथ श्रावस्ती, है ना, इस श्रावस्ती में घूमने के लिए गया। इसी के साथ जो कि वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसके अंदर गया। इसी के साथ पाटलिपुत्र जो आज का जो बिहार का जो पटना राज्य है, ये इसको पाटलिपुत्र कहा जाता है, यहाँ पर ये घूमने के लिए गया। इसी के साथ कि इन स्थानों पर गया, और जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र से ये फिर अपने जो कि कहाँ जहाँ से आया था वहाँ पर चला गया। इसी के साथ जो इस फायान ने भारत के बारे में, या कहेंगे जो इस वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा है, या कहेंगे इस समय गुप्त वंशों के बारे में इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने जो अपना विवरण है, ये विवरण जो कि फोक क्यों की जो इसका इन्होंने लिखा है, इस फोक क्यों की नामक ग्रंथ के अंदर इस फायान ने अपना विवरण दिया है। इस विवरण के अंदर इन्होंने कहा है कि जो कि उत्तरी जो कि भारत मध्य देश था, यानी कि मध्य भारत, इसके अंदर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, या कहेंगे ब्राह्मणों की सत्ता थी, है ना। इसी के साथ इन्होंने कहा कि यहाँ पर यदि कोई राजद्रोह का कार्य किया जाता है तो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, बल्कि उसका एक हाथ काट दिया जाता था। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। जो अगला जो पार्ट आएगी इसके अंदर हम देखेंगे कि जो अगले राजा होते हैं उनके बारे में। फिर मिलते हैं, जय हिंद। साथ ही जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। आप यहाँ तक देख रहे हो तो भले आपको ये अच्छा लगा होगा, 100% अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से हमारा फ़ायदा ये होता है कि इस वीडियो को यूट्यूब अन्य लोगों के पास सजेस्ट करता है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।